नमस्कार दोस्तों, योजना आईएएस की इस मंच पे मैं अनिल सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए जो है आज कुछ आपके परीक्षा विषयक दृष्टिकोण के अंतर्गत कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात किया जाएगा। जैसा कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को पता होगा कि प्रशासन से पिछले कुछ वर्षों से इन्होंने लगातार प्रश्न पूछा हुआ है। हालांकि इस वर्ष ये अपवाद है, बट मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट यूनिट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं। इम्पॉर्टेंट एरियाज से वो एट अ रेगुलर इंटरवल पर एक निश्चित समय अंतराल पर लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग कहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, तो हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत के प्रशासन पर, प्रशासनिक पक्ष पर चर्चा किया जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है? प्राचीन और मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। प्राचीन और मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था तो बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्षों में प्रश्न पूछा गया है, पट्टिकल क्या है, इक्ता से प्रश्न पूछा गया है, सरकार निम्नलिखित में से क्या है, या मुगल काल में जिला प्रशासन को क्या कहा जाता है, खुद मुकद्दम चौधरी पे प्रश्न पूछा गया है, सीताध्यक्ष पर यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत ही पोटेंशियल एरिया आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है। तो इससे हम लोग किस दृष्टिकोण से देखा जाए, एक इंटरलिंकिंग अप्रोच के तहत जो है देखा जाएगा। तो किसे हम लोग कवर कर रहे हैं? प्रशासन को कवर कर रहे हैं। 4 प्रशासन को लिया जाएगा। पहला मौर्य प्रशासन, दूसरा गुप्त प्रशासन, तीसरा सल्तनत प्रशासन, सल्तनतकालीन प्रशासन, और चौथा मुगल प्रशासन। तो अगर बात किया जाए प्राचीन और मध्यकालीन प्रशासन का, तो यही 4 मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो उभर करके हमारे समक्ष आते हैं। तो एक एक करके मैं प्रयास करूंगा कि सारे विषय वस्तु को इंटरलिंक कर दूं कि एक ही बार में। यूजुअली आप लोग बिगिनर्स हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र 1 साल 2 साल के होते हैं, तो उन्हें वस्तुतः ये समझ में नहीं आता है कि कैसे विषय वस्तु को इंटरलिंक किया जाए। या अगर तुरंत मौर्य प्रशासन पढ़ाते पढ़ाते या सपोज दैट मुगल प्रशासन पढ़ाते पढ़ाते गुप्त प्रशासन के बारे में बच्चों से पूछा जाए तो दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। क्योंकि वो इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं। जबकि प्रश्न जो है, अगर एक ही बार में मैं ये टॉपिक करा दे रहा हूं तो आपको आसान और समझने में भी एक कहानी की तरह पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ एग्जाम में भी आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को दे सकते हैं। तो पहला जो इंडिकेटर हम लोगों का है कि प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर कौन होता था। प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर कौन था? तो प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पे मौर्य काल में सम्राट कहा जाता था, राजा को सम्राट कहा जाता था। गुप्त काल में इनको महाराजाधिराज कहा जाता था, महाराजाधिराज कहा जाता था। सल्तनत काल में इन्हें सुल्तान कहा जाता था, तथा मुगल काल में इन्हें शहंशाह कहा जाता था। तो ये क्या है भाई? प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाले तो राजा हैं, लेकिन भिन्न भिन्न युगों के हिसाब से, भिन्न भिन्न समय काल के हिसाब से इन्हें अलग अलग संबोधन के साथ समझा जाता था।
तो ये कौन है? ये प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए पदाधिकारी या राजा हैं। अब राजा को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए कौन होता था? तो राजा को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक केंद्रीय प्रशासन होता था, एक केंद्रीय प्रशासन होता था, और इन्हीं अधिकारियों पे प्रश्न उन्होंने कई बार आपसे पूछा हुआ है। इन्हीं अधिकारियों पर प्रश्न कई बार। तो अच्छा, इस भी ट्रेंड को समझिए कि पहले जो है, अगर आज से 8 साल 10 साल पहले देखेंगे तो वो केंद्रीय प्रशासन के अधिकारियों से प्रश्न पूछ रहे थे। इधर बीच अगर आप 5-6-7 सालों से जो ट्रेंड बदल रहा है, वो स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम लोग साइमल्टेनियसली ही दोनों को देखा जाएगा। तो केंद्रीय प्रशासन में कौन है? केंद्रीय प्रशासन में समाहर्ता हैं, देन आफ्टर सन्निधाता हैं, देन आफ्टर शीताध्यक्ष हैं, देन आफ्टर गणिकाध्यक्ष हैं, देन आफ्टर पौतवाध्यक्ष हैं। तो एक एक करके इन लोगों पे, जिन पे प्रश्न पूछा गया, अगर एक एक करके बात कर लिया जाए तो समाहर्ता कौन था? समाहर्ता मौर्यकालीन प्रशासन में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो 18 तीर्थ होते थे और 27 अध्यक्ष होते थे। तीर्थ की जो सैलरी होती थी वो 48,000 पण प्रति वर्ष होती थी, मतलब 4,000 पण चांदी के सिक्का को कहा जाता था। तो यूजुअली इस तरीके से उनका केंद्रीय प्रशासन में तीर्थ और अध्यक्ष, तीर्थ मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें भी अध्यक्ष लगा हुआ है, मीन्स कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लेवल के मंत्री हैं। ठीक है, तो समाहर्ता कौन है? इन फिनांस मिनिस्टर को, हेड ऑफ फिनांस को, एक वित्त मंत्री जैसा पद को कहा जाता था। ये हेड ऑफ ट्रेजरी होते थे, शाही कोष के प्रमुख होते थे। सन्निधाता कौन है? तो सन्निधाता यूजुअली जो है समाहर्ता के नीचे के अधिकारी होते थे, और वस्तुतः जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर रेगुलेशन करते थे, और एक तरीके से स्थानीय कोषों का नियमन करता होते थे। इनके नीचे शीताध्यक्ष आ रहे हैं। शीताध्यक्ष, चूंकि आपको पता है कि भारत वर्तमान में भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में है, गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो शीताध्यक्ष कृषि विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। इसी के साथ साथ गणिकाध्यक्ष, मौर्य काल में वृत्स्यावृत्ति क्या रहता है? वृत्स्यावृत्ति एक लीगल बिजनेस रहता है। तो वृत्स्यावृत्ति विभाग को जो रेगुलराइज करते थे उनको गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष किसे कहा जाता था? जो सिक्कों को जारी करता था। तो इस तरीके से कौन है? इस तरीके से ये मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर गुप्त काल के केंद्रीय प्रशासन पे बात किया जाए तो कौन है? महासेनापति हैं, महादंडनायक हैं, महादंडनायक हैं, महाक्ष पटलिक हैं, महाक्ष पटलिक हैं, देन आफ्टर संधि विग्रहिक हैं, संधि विग्रहिक हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये कुछ प्रमुख जो हैं प्रशासनिक पदाधिकारी गुप्त काल के हैं। तो अगर देखा जाए महादंडनायक कौन था? महादंडनायक न्यायाधीश को कहा जाता था, जो न्याय प्रदान करने का काम करते थे। महासेनापति कौन होते थे? जो सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। इसके साथ साथ महाक्ष पटलिक की क्या जिम्मेदारी थी? तो ये लेखा विभाग, जैसे आज सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, वैसे लेखा विभाग के ये प्रमुख होते थे। इसके साथ साथ संधि या महासंधि विग्रही कौन होता था? तो युद्ध और शांति की शर्तों को निर्धारित करने वाला अधिकारी महासंधि विग्रही कहा जाता था। अब समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ था,
और उन्हीं के द्वारा, हरिसेन के द्वारा गुप्त काल में कई सारे पदों को धारण किया गया था। तो हरिसेन क्या रहते हैं, महासंधि विग्रही के पद पर भी रहते हैं। इसके अलावा विनय स्थिति स्थापक भी एक पद है, विनय स्थिति स्थापक। तो ये कौन थे, तो समाज में नैतिक मूल्यों को, प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य भी क्या था, चरित्र का उन्नयन था। तो समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाला अधिकारी कौन थे, विनय स्थिति स्थापक थे। तो चलिए भाई, ये केंद्रीय प्रशासन, मौर्य काल, ये गुप्त काल। अब हम लोग बढ़ते हैं सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन पर। तो सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन में अब एक क्या है, एक दौर का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कई सारे पर्शियन वर्ड मिलेंगे, जैसे कि दीवाने आमिर कोही हैं, दीवाने आमिर कोही हैं। तो दीवाने आमिर कोही कौन है, दीवाने आमिर कोही एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कैबिनेट विभाग की तरह है। कृषि विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था, दीवाने आमिर कोही कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कृषि ऋण देने की परंपरा की भी शुरुआत किया था। इसके अलावा कौन सा विभाग है, तो इसके अलावा दीवाने आरिज है, दीवाने आरिज है। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, सैन्य विभाग को दीवाने आरिज कहा जाता था। इसके अलावा दीवाने इंसा हैं, दीवाने इंसा हैं। शाही पत्राचार विभाग को दीवाने इंसा कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने 3 नवीन विभागों की स्थापना किया था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग रहता है, दीवाने खैरात एक लोक कल्याण डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी रहता है, और दीवाने बंदगान कौन है, ये स्लेव डिपार्टमेंट है। गुलामों का सबसे पहली बार गुलाम विभाग किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आइए अब रुख कहाँ पे करते हैं, हम लोग मुगल काल की तरफ रुख करते हैं। मुगल काल में प्रशासन का जो सर्वोच्च पदाधिकारी था उन्हें वजीर कहा जाता था। आज भी कई देशों में आप देखेंगे, जैसे अगर उर्दू जबान में कहा जाए तो प्रधानमंत्री को वजीरे आला या वजीरे रियासत कहा जाता है। तो शहंशाह के नीचे सबसे प्रमुख पद केंद्रीय प्रशासन में किसका है, वजीर का है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसके साथ साथ मीर बख्शी, मीर बख्शी कौन है भाई, तो सल्तनत काल में जो काम दीवाने आरिज ये सैन्य विभाग हैं, तो वही कार्य मुगल काल में कौन कर रहा है, मीर बख्शी कर रहे हैं। मीर बख्शी वही काम मुगल काल में कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सद्र उस सुदूर हैं, कौन है, सद्र उस सुदूर है। सद्र उस सुदूर कौन है, एक तरीके से धार्मिक विभाग है जो धार्मिक संबंधी विषयों को देखता था। तो एक कह सकते हैं कि एक प्रमुख विभाग के रूप में रहता है, क्योंकि इस्लाम के दौर में केवल मात्र 2 ही ऐसे शासक हुए जिन्होंने राजनीति को धर्म से पृथक किया, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर हैं। इसके अलावा सद्र उस सुदूर के अलावा कौन है, काजी उल कुजात हैं, काजी उल कुजात हैं। तो काजी उल कुजात का क्या कार्य था, ये न्यायाधीश का कार्य करते थे, न्याय प्रदान करने का कार्य करते थे। तो ये कुल मिलाकर के क्या है, मुगल काल की मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था है। इसमें एक और महत्वपूर्ण पद है खाने समा का। खाने समा शाही खानसामा विभाग के प्रमुख होते थे। तो बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को ये पद मुगल काल में जो है दिया जाता था। तो अब ये क्या हो गया, ये केंद्रीय प्रशासन हो गया। अब कहाँ पे मूव किया जाएगा, तो अब अगला जो मुद्दा हम लोगों का है वो स्थानीय प्रशासन है, वो स्थानीय प्रशासन है। और मैंने अभी कहा जो है कि हाल फिलहाल के वर्षों में स्थानीय प्रशासन से वो प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं। तो स्थानीय प्रशासन में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले
प्रांत आता है। मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो प्रांत को चक्र कहा जाता था। कुल कितने प्रांत थे? तो कुल 5 प्रांत थे। कौन कौन से प्रांत हैं? तो उत्तरापथ प्रांत की राजधानी, ये भी पूछा गया है, उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी था। कलिंग की राजधानी तोशाली था और अवंती की राजधानी उज्जैन था। चारों दिशाओं में 4 प्रांत हो गए। प्राच्य देश जो था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। अमूमन प्रांत का प्रमुख कौन होता था? तो प्रांत के प्रमुख सम्राट के जो लड़के होते थे, युवराज जो होते थे, वो होते थे। अन्यथा जो है सम्राट का जो कोई अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति है वो प्रांत के पद पर बैठता था। तो कहानी सुने होंगे कि बिंदुसार के समय में 2 बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। एक बार उसे दबाने के लिए बड़े पुत्र सुशीम गए थे और दूसरी बार सम्राट अशोक जो अवंती के गवर्नर रहते हैं, प्रांतपति रहते हैं, वो गए थे। प्रांत के नीचे कौन सा प्रशासन था? तो प्रांत के नीचे जिला प्रशासन। जिला को ये क्या कहते थे? विषय कहते थे। विषय के प्रमुख को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता। तो आज आप लोग डीएम साहब बनेंगे, उस जमाने में डीएम साहब को विषयपति कहा जाता था। अब इसके जिला के नीचे कौन सा प्रशासन? जिला के नीचे ब्लॉक प्रशासन। अब मौर्य काल के उसको समझिएगा कि जिला और गांव के बीच में इनके कई सारे प्रशासनिक जो हैं यूनिट थे। जैसे द्रोणमुख था, तो 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। उसके नीचे खारवाटिक था, 200 गांवों के समूह को खारवाटिक कहा जाता था। तो इस तरीके की संरचना जो है वो जिला और गांव के बीच में ब्लॉक लेवल जिसे कह सकते हैं। और इसके नीचे सबसे नीचे प्रशासन की मौलिक इकाई कौन थी? ग्राम था। ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग गुप्त प्रशासन की तरफ। गुप्त प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? भोक्ता कहा जाता था या ऊपरिक महाराज भी कहा जाता था। भोक्ता कहा जाता था या तो ऊपरिक महाराज कहा जाता था। तो इस तरीके से एक एक कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रांत वाला इक्ता वाला जो है 2018 के आईएएस के एग्जाम में पूछा, 18 या 19 वाले में के एग्जाम में इक्ता व्यवस्था के बारे में पूछा गया था। अब भाई भुक्ति के नीचे जिला प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में भी जिला सेम था। जिला विषय था और विषय के प्रमुख कौन होते थे? विषय के प्रमुख विषयपति होते थे। अब जिला के नीचे कौन सा प्रशासन होता था? तो जिला के नीचे जो है जिला प्रशासन गुप्त काल में 2 भागों में बटा हुआ था। तो एक तो कौन सा हो जाता था? नगरीय प्रशासन हो जाता था और दूसरा जो है ग्रामीण प्रशासन हो जाता था। तो शहर का प्रशासन अलग पदाधिकारी के द्वारा और गांव का प्रशासन जो है अलग पदाधिकारी के द्वारा किया जाता था। तो नगरीय प्रशासन को कौन संभालता था? पुरपाल संभालते थे। और ग्रामीण प्रशासन को कौन संभालते थे? तो महत्तर नाम के जो अधिकारी होते थे, इसे महत्तर या इन्हें कुटुंबिन भी कहा जाता था। कुटुंबिन या ग्राम भोजक भी कहीं कहीं पे आप वो शब्द पाएंगे कि ग्राम भोजक भी इन्हें कहा जाता था। अब भाई आगे बढ़ते हैं और सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहा जाता था और इक्ता के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इक्तादार कहा जाता था। तो इक्ता या अक्ता भी कहीं कहीं पे ये शब्द आपको देखने को मिलेगा कि अक्ता के प्रमुख को अक्तादार
या इक्ता अगर लिखा गया है तो उनको इक्तादार कहा जाता था। अब इसके नीचे कौन आता था, तो इसके नीचे जिले को ये लोग क्या कहते थे, तो जिले को शिक कहा जाता था और शिक के प्रमुख को क्या कहा जाता था, शिक के प्रमुख को शिकदार कहा जाता था। शिक के प्रमुख को शिकदार, मतलब जिले का मुखिया मौर्य काल में विषयपति, गुप्त काल में विषयपति, अब डीएम साहब को सल्तनत काल में क्या कहा जा रहा है, सिकदार कहा जा रहा है। जिले के नीचे कौन आता था, तो जिले के नीचे ब्लॉक प्रशासन आता था। ब्लॉक को ये लोग क्या कह रहे हैं, परगना कह रहे हैं। परगना के स्तर पे 2 अधिकारी होते थे, मतलब ब्लॉक का जो हेड होता था वो 2 तरीके के अधिकारी होते थे, आमिल और चौधरी। आमिल और चौधरी, आमिल और चौधरी। सबसे नीचे कौन है, तो गांव है। गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो गांव के प्रमुख को खुत और मुकद्दम जो होते थे, ये गांव के प्रमुख होते थे। तो ये क्या है भाई, ये सल्तनत काल की जो स्थानीय प्रशासन की संरचना है वो हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग कहाँ पे रुख करते हैं, मुगल काल के स्थानीय प्रशासन पर। तो मुगल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, मुगल काल में प्रांत सूबा था और सूबा के प्रमुख को क्या कहा जाता था, सूबेदार कहा जाता था। आज भी गांव में नाम सुनते होंगे कि सूबेदार साहब हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सूबेदार मीन्स कि आज का जो चीफ मिनिस्टर हैं उस जमाने में उन्हें सूबेदार कहा जाता था। प्रांत के नीचे जिला है। जिला के प्रमुख को क्या, जिला को क्या कहा जाए, ये प्रश्न पूछा गया है। जिला को सरकार, अभी हाल फिलहाल ना 5 साल 6 साल के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो जिला को सरकार कहते थे और सरकार के प्रमुख को क्या कहते थे, इनको फौजदार कहते थे। सरकार के प्रमुख को फौजदार कहते थे। इसके नीचे कौन है, तो इसके नीचे परगना प्रशासन है, मीन्स की ब्लॉक को मुगल काल में भी, अभी मैंने कहा ना कि फारसी अल्फाज ये लोग यूज करते थे, तो ब्लॉक को सल्तनत काल में भी परगना कर रहे हैं, यहां भी परगना कर रहे हैं। अधिकारी अलग हैं, परगना के अधिकारी आमिल हैं और कानूनगो हैं, कानूनगो हैं। तो आज भी हमारे यहाँ पर क्या है, ब्लॉक लेवल पे कानूनगो होते हैं। कानूनगो नायब तहसीलदार के अंदर आते हैं। तो आज भी ये पद जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज लेवल पर जो है वो गवर्न हो रहा है। इसके नीचे ग्राम प्रशासन है और ग्राम प्रशासन एज यूजुअल है कि ग्राम प्रशासन किसके द्वारा चल रहा है, तो खुत हैं, मुकद्दम हैं और चौधरी हैं, और चौधरी हैं। तो खुत, मुकद्दम और चौधरी जो हैं वो ग्रामीण प्रशासन को संचालित कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये पूरा प्रशासन जो प्राचीन और मध्यकालीन प्रशासन जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन करता है, उसे एक ही वीडियो में और एक ही चार्ट में पूरा अंतर विषयक दृष्टिकोण के साथ मैंने देने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल का जो नया बैच है वो जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। जो भी इच्छुक छात्र हैं वो फटाफट इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।